हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स और फाइनली ट्यून्ड मशीन की तरह है। इस मशीन को स्मूथली चलाने के लिए बहुत से एलिमेंट्स जरूरी हैं, जिनमें से बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड, प्लाज्मा और लिम्फ पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। सर्कुलेशन जो हमारे दिल और ब्लड वेसल्स के जरिए होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह पक्का करता है कि शरीर के हर अंग को जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें मिलें। इस ऐसे में हम बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन से जुड़ी कुछ खास बीमारियों के बारे में जानेंगे। इन बीमारियों को समझना हमारे हेल्थी रहने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में पानी और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का एक नाजुक बैलेंस होता है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स बनाते हैं। ये फ्लूइड्स जैसे ब्लड, प्लाज्मा और लिम्फ हमारे सेल्स को पोषण देने, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने और हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने जैसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। यह बैलेंस बहुत से फैक्टर्स से बना रहता है, जैसे हार्मोन्स, गुर्दे और प्यास लगना। जब यह बैलेंस बिगड़ जाता है, तो यह हमारे शरीर के बहुत से इंपॉर्टेंट कामों को प्रभावित कर सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन, इडीमा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शरीर के तरल पदार्थों का असंतुलन, डिरेंजमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बहुत से रीजन से हो सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन। यह तब होता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जो उल्टी, दस्त या कम पानी पीने की वजह से हो सकता है। ज्यादा तरल पदार्थ, फ्लूइड ओवरलोड। यह तब होता है जब शरीर में बहुत ज्यादा तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जो दिल की खराबी या गुर्दे की बीमारी की वजह से हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। यह तब होता है जब शरीर में सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम जैसे मिनरल्स का लेवल असंतुलित हो जाता है, जो उल्टी, दस्त या कुछ दवाओं की वजह से हो सकता है। इन असंतुलनों के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जैसे थकान, कमजोरी, भ्रम, मांसपेशियों में ऐंठन और बेहोशी। कई बार ये जानलेवा भी हो सकते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। जब इस सिस्टम में कोई खराबी आती है, तो इसे सर्कुलेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। ये डिसऑर्डर्स कई रूप ले सकते हैं, जिनमें शामिल हैं धमनियों का सख्त होना, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें धमनियों की वॉल्स पर चर्बी जमा हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो रुकता है। खून के थक्के, ब्लड क्लॉट्स। ये ब्लड के जमे हुए टुकड़े होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक कर सकते हैं। वेरिकाज नसें, वेरिकोज वेन्स। ये सूजी हुई, मुड़ी हुई नसें होती हैं जो अक्सर पैरों में होती हैं। धमनियों का सख्त होना, एथेरोस्क्लेरोसिस, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें धमनियों की वॉल्स पर चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे प्लैक बनता है। समय के साथ ये प्लैक सख्त हो जाते हैं और धमनियों को पतला कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है। यह स्थिति अक्सर धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाती है। हालांकि जैसे जैसे प्लैक का साइज बढ़ता है और ब्लड फ्लो ब्लॉक होता है, इसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सीने में दर्द, एंजाइना, दिल का दौरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पैरों में दर्द, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स में हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मधुमेह और मोटापा शामिल हैं। एडा यानी ऑटो इम्यून डिजीजेस ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही हेल्थी टिश्यूज और अंगों पर हमला करता है। यह हमला कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे रूमेटॉइड गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें इम्यून सिस्टम जोड़ों पर अटैक करता है, जिससे दर्द, सूजन और अकड़न होती है। लूपस,
यह एक लॉन्ग टर्म बीमारी है जो शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है, जैसे त्वचा, जोड़, गुर्दे और दिला टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। इसमें इम्यून सिस्टम अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को खत्म कर देता है। एईडीए के रीजंस को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन माना जाता है कि आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट फैक्टर्स इसका कारण बनते हैं। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव से लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम किया जा सकता है। हेपेटाइटिस यानी लिवर की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, एक ऐसी कंडीशन है जो लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है और उसके काम को प्रभावित कर सकती है। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जो खाना पचाने, खून साफ करने और एनर्जी स्टोर करने में मदद करता है। हेपेटाइटिस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरसेस। ये हेपेटाइटिस के सबसे कॉमन कारण हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई वायरस शामिल हैं। शराब पीना, अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज्यादा शराब पीने से लिवर को नुकसान हो सकता है और हेपेटाइटिस हो सकता है। कुछ दवाएं, सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ दवाएं जैसे दर्द निवारक और एंटीबायोटिक्स लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हेपेटाइटिस के अलग अलग टाइप्स हैं और हर एक का अपना कारण, लक्षण और इलाज है। हेपेटाइटिस ए, यह एक शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है जो दूषित भोजन या पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस बी, यह एक सीरियस इन्फेक्शन है जो संक्रमित रक्त, वीर्य या शरीर के दूसरे तरल पदार्थों के कांटेक्ट में आने से फैलता है। हेपेटाइटिस सी, यह एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है जो संक्रमित रक्त के कांटेक्ट में आने से फैलता है और लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिनमें थकान, पीलिया, त्वचा और आंखों का पीला होना, भूख न लगना, जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द और बुखार शामिल हैं। हेपेटाइटिस के इलाज में आराम, तरल पदार्थ पीना, दवाएं और कुछ मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट शामिल हो सकते हैं। अडैप्टिव डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ, ऐसी कंडीशंस हैं जो बच्चे के ग्रोथ और विकास को प्रभावित करती हैं। ये डिसऑर्डर्स आनुवांशिक, हार्मोनल या पोषण संबंधी कारणों से हो सकते हैं। अडैप्टिव डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ के कुछ उदाहरण हैं बौनापन, ड्वार्फिज्म। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का कद सामान्य से छोटा होता है। विशालता, जाइगेंटिज्म, यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का कद सामान्य से लंबा होता है। जल्दी यौवन, प्रिकोशियस प्यूबर्टी, यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यौवन सामान्य से जल्दी शुरू हो जाता है। अडैप्टिव डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ का बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इलाज में इसका कारण समझना और विकास को सपोर्ट करना शामिल हो सकता है। शरीर के तरल पदार्थ सर्कुलेशन, एआइडिया, हेपेटाइटिस और विकास संबंधी डिसऑर्डर्स कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बहुत ज्यादा दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इन कंडीशंस, उनके कारणों और संभावित कॉम्प्लिकेशंस को समझना हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। नियमित चेकअप्स, हेल्थी लाइफस्टाइल और डॉक्टर्स के साथ खुलकर बातचीत करने से इन विकारों के रिस्क को कम करने और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।